नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी चारों बहुओं के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी चारों बहुओं में एक कमी थी। वो हमेशा घूंघट में ही रहती थी। सुमन के लाख मना करने के बाद भी उसकी बहुएं घूंघट हटाने को राजी ही नहीं होती थी। पर वो ये सोचकर खुश थी कि अब उसकी पांचवी बहू आएगी। वो तो कम से कम इनकी तरह घूंघट में नहीं रहेगी ना। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। सुमन की पांचवी बहू भी आ जाती है और वो भी बाकी की चार बहुओं की तरह ही घूंघट में ही रहने लगती है। एक दिन जब सुमन खाना खाने के लिए बैठती है तो सुमन अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू धरा, दूसरी बहू भावना, तीसरी बहू मीनू, चौथी बहू रावी और पांचवी बहू अंजलि के सामने अंजलि से बोलती है। अंजलि बहू, तुझे आए हुए भी 2 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से बाकी चारों बहू की तरह हो गई। इन्हें तो मैं बोल बोल कर थक गई कि बिना घूंघट के रह लिया करो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। और अब तू भी, कुछ दिन पहले ही तो तू आई है और इनकी तरह घूंघट में रहने लग गई। माँ जी, मुझे तो ये लग रहा था कि आप बहुत गुस्से वाली हो, इसीलिए आपकी बाकी बहुएं घूंघट में रहती हैं। लेकिन आप तो खुद ही घूंघट उठाने को बोल रही हो। क्या बात है, आपके तो बड़े ही मॉडर्न विचार हैं। अरे भाई, कितनी बार बोला है, जिसको बोलना है वो अपना नाम लेकर बोले। समझ ही नहीं आता कि कौन बोल रहा है। अब बस सबकी आवाज पहचानती रहूं क्या मैं? माँ जी, आपकी सबसे छोटी बहू अंजलि आपसे बोल रही थी वो सब, और मैं आपकी बड़ी बहू धरा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। अंजलि बहू, अब तो तुझे पता चल गया ना कि तेरी सास के कितने मॉडर्न विचार हैं। अब तो तू अपना घूंघट हटा ही सकती है। ऐसा लगता है घर में मैं अकेले ही रहती हूँ, क्योंकि बाकियों के चेहरे तो दिखाई नहीं देते, बस आवाज ही सुनने को मिलती है सबकी। नहीं माँ जी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। जब तक मेरी चारों जेठानियाँ घूंघट में हैं, तब तक मैं कैसे घूंघट के बिना रह सकती हूँ। मुझसे पहले इनका फर्ज है कि ये घूंघट हटाएं और फिर मैं। हम तो बिल्कुल ही नहीं हटाएं घूंघट। सुन लिया तूने? ये तो मानने वाली नहीं। कम से कम तू ही समझदार बन जा और घूंघट हटा ले। नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता है ना। मेरी माँ और पापा ने मुझे यही सिखाकर भेजा है। सास अगर माँ है तो मेरी जेठानी भी छोटी माँ से कम नहीं है। इसीलिए अगर वो घूंघट में रहती है तो मैं भी घूंघट में ही रहूंगी। लो, हो गया बेड़ा गर्क। तुम चारों तो पहले से ही घूंघट वाली थी, अब मेरी पांचवी बहू भी घूंघट वाली बन गई। हो गई तसल्ली तुम सबको। पता नहीं अब इनकी शक्ल देखने को मिलेगी भी या नहीं। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पांचों बहुएं कितनी ज्यादा संस्कारी है। और अब फालतू की बातें करने से क्या होगा? आपको भूख लगी थी ना, ये लो खाना खाओ, आज तो अंजलि ने बनाया है। सुमन की पांचवी बहू भी बाकी चार बहुओं के नक्शे कदम पर ही चल रही थी और अब वो भी बाकी की तरह घूंघट में ही रहने लगती है। सुमन की बातों को तो कोई नहीं मानता और हर समय पांचों बहुएं घूंघट में ही रहती हैं। कुछ दिनों बाद सुमन का बड़ा बेटा विवेक बाहर शहर से अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आता है और सबको बुलाता है। सबको बुलाने के बाद विवेक अपना बैग से गिफ्ट निकालता है और देते हुए बोलता है, ये देखो, मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये साड़ी माँ आपके लिए, लेकिन माँ इनमें से मैं सबको गिफ्ट कैसे बांटूं? सबके चेहरे पे तो 5 इंच का घूंघट है, कौन कैसे पहचान सकता है इनमें से कौन है? अब मैं क्या करूं? इतने समय से तो मैं अकेले ही झेल रही थी ना सबको। सब तो चले गए थे अपने अपने काम से बाहर। अब आ गया है ना तू, तो तू भी थोड़ा सा झेल ले। खुद पता लगा कि कौन सी है तेरी वाली। माँ, मुझे तो लगा इनका अब घूंघट हट ही जाएगा, लेकिन अब तो एक मेंबर और बढ़ गया घूंघट में। जेठ जी, आपको थोड़ा ही पता लगाना है, ये तो मैं भी पता कर लूं, लेकिन वो भी नहीं होगा। जेठ जी, तो मैं बाकी सबका भी हूँ, लेकिन तुम कौन सी वाली हो ये बताओ ना। जेठ जी, ये अंजलि है, आपकी सबसे छोटी बहू। इसको भी हमारा ये घूंघट वाला संस्कार बहुत अच्छा लगता है। अब ये हमारी तरह ही घूंघट में रहेगी, लेकिन आप लोगों को ही पता नहीं कौन सी परेशानी है। और नहीं तो क्या, हम घूंघट में, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी लोग हमें ताना मारते रहते हैं घूंघट को लेकर। अरे आज के समय में तो ऐसी बहू आसानी से मिले भी ना। अरे अच्छी बात है, तुम पांचों संस्कारी हो, लेकिन जब हम लोग ही बोलते हैं कि बिना घूंघट के रहा करो तो इसमें परेशानी ही क्या? और तुम जो इतने संस्कारों वाली बात कर रही हो, तो हमारी बात माना भी तो तुम्हारे संस्कारों में ही आना चाहिए, लेकिन वो तो तुम लोग नहीं मानते हो।
अच्छा जी, अब आप बताओगे हमें संस्कार के बारे में। खुद तो आप अपनी बीवी से महीनों भर दूर रहते हो, अब आए हो तो उससे बात करने की बजाय ज्ञान दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, पता चल गया, तुम तो पक्का मेरी बीवी धराई हो। तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो। मैं यहाँ सबके नाम से गिफ्ट रख दे रहा हूँ, खुद ही ले लेना। अगर मैं बांटने लगा तो पागल हो जाऊंगा। विवेक इतना बोलकर सबको उनका गिफ्ट दे देता है और अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। यहाँ सुमन की बहुएं उसकी बात तो मानने को राजी नहीं हो रही थी। वहाँ पूरे मोहल्ले वालों को बस यही लगता था कि सुमन की बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। कुछ दिनों बाद सुमन की पड़ोसन कांता उसके घर प्रसाद देने आती है और सुमन से बोलती है, ये ले सुमन प्रसाद, पूरे परिवार का एक ही साथ ले आई हूँ प्रसाद। तू तो आई नहीं कथा में, फिर मुझे एक खुद तेरे घर आना पड़ा प्रसाद लेकर। तू भी आ जाती तो कितना अच्छा रहता ना, लेकिन तू तो आई नहीं। मैं तो अपनी बहुओं से परेशान हूँ। अरे घर में घूंघट करके कौन रखता है? इनको समझाने के चक्कर में मैं तेरे घर कथा में आना ही भूल गई। पर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कीर्तन रखवाया है ना तूने, मैं उसमें जरूर आऊंगी तेरे घर। हाँ, कीर्तन में आना मत भूलियो। लेकिन तू अपनी बहुओं को समझाती ही क्यों है? बेचारी इतनी तो संस्कारी है। अब मंगला की बहू को देख लो, कथा में जींस टॉप पहनकर आ गई थी। अब बताओ, ये कोई बात होती है भला? अरे मैं कौन सा इन्हें जीन्स टॉप पहनने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस इतना बोलती हूँ कि घूंघट करना है तो सर तक रखो। लेकिन पांचों मेरी बात ही नहीं सुनती, 5 इंच का घूंघट करके बैठ जाती है। वैसे इतने संस्कार तो होने ही चाहिए बहुओं में। इन्हीं संस्कार से पता चलता है कि वो एक अच्छे घर से आई हैं। हाँ हाँ, जिसके पास है ना उसे ही पता चलता है। दूर से तो सबको चांद पसंद होता है ना। इतनी संस्कारी होने के बाद भी तेरे इतने ताने सुनती है तेरी बहुएं, लेकिन तू फिर भी उन्हें बोलती है। खैर मुझे क्या, मैं तो प्रसाद देने आई थी। और हाँ, कीर्तन में आना मत भूल जाइयो, और हो सके तो अपनी बहुओं को भी साथ ले आइयो। वो आएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कांता वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद कांता के घर में कीर्तन होता है तो सुमन वहाँ जा रही होती है, लेकिन उसकी सारी बहुएं जाने से मना कर देती हैं। जिसके बाद सुमन कांता के घर जा ही रही होती है कि वो अपना पर्स लेना भूल गई होती है, इसीलिए अपने घर वापस जाती है। तो वहाँ अपनी 5 बहुओं को बिना घूंघट के देखकर बोलती है, ये क्या है? हम लोगों के आगे इतनी संस्कारी और हमारे जाते ही ये क्या लगा रखा है? माँ जी, मैं तो इनको देखकर ही घूंघट करती थी, अब इन्होंने हटाया तो मैंने भी हटा लिया। माँ जी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मैं घूंघट में रहती थी। मेरे तो चेहरे पर इतने बड़े बड़े दाने हैं। मुझे खुद ही अपनी शक्ल नहीं पसंद है तो दूसरों को क्या ही पसंद आएगी, इसलिए मैं घूंघट में रहती थी। और तुम दोनों क्यों रहती हो? मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, इसलिए मुझे लगा कि घर में बाकी बहुओं को भी संस्कार आने चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए भी घूंघट में ही रहती थी। और मुझे तो देख ही लिया, मेरा रंग इतना काला है, बाकी की चारों बहुएं तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से घूंघट में रहती थी। और मैं तो इतनी काली हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। अच्छा, तो मतलब घूंघट रखने की वजह ये थी ना कि तुम 5 के संस्कार। मुझे तुम 5 की शक्ल शादी से पहले ही देख लेनी चाहिए थी। पहले शक्ल देख लेती तो आप क्या शादी नहीं करती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम 5 अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर हो, और मुझे ये पहले से पता होता तो मैं तुम्हें बिना घूंघट के ही रहने को बोलती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से तुम 5 बिना घूंघट के ही रहोगी। सुमन की 5 बहुओं के घूंघट की असली बात तो कुछ और ही थी, लेकिन जब सुमन को पता चलता है तो भी वो सबको समझाती है और बिना घूंघट के रहने के लिए बोलती है। और अब जब सब पता ही चल गया था, इसीलिए उसकी 5 घूंघट वाली बहुएं भी बिना घूंघट के रहने लगती हैं। पामिला की ननद रिंकी सुबह सुबह अपने कमरे से अपनी भाभी को आवाज देती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ। हाँ जी ननन जी, क्या हो गया? भाभी, मेरी व्हाइट वाली ड्रेस नहीं मिल रही। मैंने कल आपको कहा था ना कि धोकर मेरी अलमारी में रख देना। देखो कहीं मिल ही नहीं रही है, सारी अलमारी छान चुकी हूँ मैं। वो ननन जी, इतना सारा काम था ना कि मैं भूल गई। आप कोई और ड्रेस पहन लीजिए। क्या मतलब कोई भी पहन लूं? मुझे वही ड्रेस चाहिए तो मतलब चाहिए। चाहिए उसे अभी धोकर प्रेस करके मुझे दीजिए। अपनी ननद की बात सुनकर पामिला कुछ नहीं कहती और बाथरूम में जाकर रिंकी का व्हाइट ड्रेस धोना शुरू कर देती है। और ड्रेस धोते हुए पामिला अपनी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में सोचने लगती है, जब वो अपनी भाभी रेणुका पर इसी तरह हुक्म चलाया करती थी।
पामिला सुबह 10 बजे आराम से सोकर उठती है। तब तक उसकी भाभी रेणुका घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी। नींद से उठते ही पामिला अपनी भाभी को आवाज देती है। भाभी, ओ भाभी। हाँ जी दीदी। भाभी देखो, आज मैं कॉलेज के लिए फिर से लेट हो गई। आपको कहा था ना मुझे जल्दी उठा देना, लेकिन नहीं, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। अब बाथरूम में जाओ और मेरे टूथब्रश पे कोलगेट लगाकर मुझे दो। पानी की बाल्टी भर दो और हाँ, नीली नहीं पीली नहीं जींस टॉप। एक काम करो, हाँ वो हरे वाली ड्रेस निकाल कर रेडी कर दो। और हाँ, ब्रेकफास्ट में पोहा और सैंडविच बना दो। ठीक है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी काम करो। पामिला की बात सुनकर रेणुका उसके कहे अनुसार उसके सारे काम कर देती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। पर जैसे ही पामिला नाश्ता चखती है तो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है। भाभी ये क्या बनाया है आपने, गंदा सा, जरा सा भी स्वाद नहीं है। अरे इतना सा काम क्या कह दो, आपको तो मौत आ जाती है। हाँ, खुद ही खा लो अपना ये सारा खाना। पामिला इतना सोच ही रही थी कि तभी रिंकी उसे गुस्से में जोर से आवाज देती है। अभी आज ही पहननी है मुझे वो ड्रेस, कल या परसों नहीं। अपने मरे मरे हाथों थोड़ा जल्दी चला लो, जल्दी हो जाएगा काम। जी ननन जी, आ रही हूँ, बस 10 मिनट। पामिला रिंकी की ड्रेस को धोकर ड्राई करती है और प्रेस करके उसे पहनने को देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दोपहर जब पामिला अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी रिंकी उसके कमरे में आकर जोर से चिल्लाती है। सारा दिन पलंग तोड़ने से फुर्सत ही नहीं है क्या? देखो कैसे पसरी पड़ी है, जैसे दहेज में नौकरों का पूरा खानदान लेकर आई हो। भाभी उठो। क्या हुआ ननन जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पामिला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर पामिला की सास सुमन आकर कहती है। अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करें, कब से आवाज दे रहे हैं, पर तू तो इतनी सुध खोकर सो रही है कि कोई होश ही नहीं है। मेरी बेटी को भूख लगी है, उठकर खाना बना। तुझे नहीं पता कि ये वक्त उसके घर आने का होता है, जो तू पैर पसार कर सो रही है। जी माँ जी, अभी कर रही हूँ, सॉरी ननन जी। इतना कहकर पामिला रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। खाना बनाते बनाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। पामिला अपनी माँ हीना के पास अपनी टूटी हुई सैंडल लेकर जाती है और कहती है। माँ देखो, आपकी बहू को मेरे साथ नहीं रहना ना, या फिर उसे मैं अच्छी नहीं लगती तो उससे बोलो कि मुझे साफ साफ बोल दे। अरे बेटा क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने कहा था भाभी से, मेरी सैंडल टूट गई है, उसे जुड़वा लाना बाजार जाकर, लेकिन नहीं, मेरी बात तो उन्हें सुनाई ही नहीं देती। अच्छा, अभी खबर लेती हूँ। रेणुका। जी माँ जी, क्या हुआ? प्यूरी, जब मेरी बेटी ने कहा था कि उसकी सैंडल जुड़वाला टूट गई है, तो जुड़वा के क्यों नहीं लेकर आई तू? माँ जी, मैंने तो सैंडल उसी दिन जुड़वा दी थी। हाँ, जुड़वा तो दी थी, पर मैंने फिर से तोड़ दी। अब माँ से नए सैंडल भी तो लेने थे, वैसे तो वो दिलाती ही नहीं। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आज के बाद अगर तूने झूठ बोला ना, तो पहली फुर्सत में तुझे तेरे मायके भेज दूंगी, समझ गई? माँ मुझे पैसे दे दो ना, मुझे नई सैंडल लानी है। पामिला अपनी माँ से पैसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। पर हीना का रेणुका को सुनाना तब भी जारी रहता है। सोचते सोचते पामिला खुद से कहती है। ऐसा कभी मैं किया करती थी अपनी भाभी के साथ, उन्हें कैसे सताया करती थी। आज जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तब मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना गलत किया। पामिला ऐसे ही सोचते सोचते खाना बना लेती है और फिर अपनी सास और ननद को परोसती है। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और पामिला बचा हुआ सारा काम करती है। ऐसे ही एक दिन पामिला से मिलने रेणुका उसके ससुराल आती है। रेणुका को देखकर पामिला भावुक हो उठती है और उसे गले लगाकर रोना शुरू करती है। तभी रेणुका कहती है। क्या हुआ पामिला, तुम क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं भाभी, बस इतने वक्त बाद आपको देखा ना, तो खुद को रोक नहीं पाई। अरे बहू जाकर अपनी भाभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। आते ही तूने रोना धोना मचा दिया। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए भजिए बनाकर लाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना। इतना कहकर पामिला वहाँ से चली जाती है। तभी कानों में ईयरफोन लगाए रिंकी वहाँ आती है और रौब से पामिला को आवाज देती है।
भाभी पानी लेकर आओ मेरे लिए। लो ननन जी पानी। क्या भाभी, नॉर्मल पानी क्यों? पता नहीं मैं ठंडा पानी पीती हूँ, फिर भी जाओ जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। पामिला बिना कुछ कहे ही चुपचाप जाकर ठंडा पानी लाती है और रिंकी को देती है, जिसके बाद वापस रसोई में चली जाती है। तभी रेणुका उसके पीछे रसोई में आकर कहती है, पमीला तुम खुश हो ना? हाँ भाभी मैं बहुत खुश हूँ, बस आपकी और माँ की बहुत याद आती है। पमीला हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जब दिल करे आ जाया करो। तुम आई नहीं, मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए आज खुद ही आ गई। भाभी आप सच में बहुत अच्छी है। आपने कभी मेरी गलती के लिए मुझे कुछ नहीं कहा, जबकि मैंने हमेशा आपके साथ बदतमीजी की। माँ से आपको बेवजह सुनवाती रही, फिर भी कभी आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई। आज जब मेरे साथ ये सब होता है ना, तब मुझे पता चलता है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। पमीला पागल हो गई हो, कुछ भी मत बोलो। अरे अपनों से कभी मांगते हैं क्या? और मैं तुमसे किस बात के लिए नाराज होंगी? सच में ये जो रिश्ते हैं ना, इसमें हंसी गम झगड़ा चलता ही रहता है। चलो बाहर चलते हैं। इतना कहकर रेणुका चाय नाश्ता लेकर पामिका के साथ बाहर आती है और कुछ देर बाद रेणुका वहाँ से चली जाती है। तभी रिंकी पामिला से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी और आपकी भाभी की सारी बातें सुन ली थी और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया। मैंने हमेशा आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहा, जबकि आपने हमेशा मुझे प्यार दिया। मुझे माफ कर दो भाभी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।